तो भैया हमने ग्लोबल वार्मिंग का क्या देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि मेरा वैसा गैसेस जो कि ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या होता है ऑन एवरेज अपना जो होल अर्थ का जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन रखता है, ठीक। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर कि हमारा जो एटमोस्फेयर होता है उसका 99% जो एक्टिविटीज होता है हमारा कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है कि आपका ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो गैसेज होता है ना उसके अंदर आपका ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज करना, ठीक है, जिससे कारण कि वो ज्यादा मतलब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा आपका, उसके कारण कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन होता है, वैसा गैस या वैसा गैस जो क्या होता है कि जो कि अल्टीमेटली जो कि आपका जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो सिंपल से बात क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या देखा था लास्ट क्लास के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरा होता है वो हमारे क्या ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। उसके अलावा इसलिए हम उसको एक न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं। उसके अलावा मेरा कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैसेज है, लाइक मेरा मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, ये पर फ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या है कि मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जितना टाइम तक रहता है एटमोस्फेयर के अंदर उससे ज्यादा टाइम तक आपका मीथेन रहेगा। तो ये ऑर्डर याद कर लेना बिकॉज एग्जाम में ये ऑर्डर पूछता है, ठीक है। तो जितना टाइम तक हमारा कार्बन रहेगा एटमोस्फेयर के अंदर उससे ज्यादा आपका मीथेन रहता है, उससे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, उससे ज्यादा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रहेगा, उससे ज्यादा परफ्लोरोकार्बन रहेगा, उससे ज्यादा सल्फर हाइड्रोकार्बन क्लोराइड रहेगा मेरा, ठीक है। क्लियर। उसका हमने क्या देखा, सोलर फॉरेस्ट जो होता है मेरा क्या होता है कि आपका वेस्टर्न घाट के अंदर क्या होता है कि मेरा बहुत टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो उसमें से मेरा क्या है कि सोलर फॉरेस्ट एक टाइप का है। तो इंडिया के अंदर सोलर फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, सोलर फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट, क्लियर है। अब टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है आपका, ये सब फॉरेस्ट क्या है उसे हमारी ज्योग्राफी में हमने देखा। टेम्परेट फॉरेस्ट मेनली क्या होता है जहाँ पर टेम्परेचर आपका थोड़ा कम होता है वहां पे मिलता है आपको इजिली, क्योंकि आपका वेस्टर्न घाट तो हाई लेवल पे मतलब हाई एलिवेशन पे हुआ, तो हाई एलिवेशन पे हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट हम लोग को मिलता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। हमने देख लिया था, ठीक है। हाँ, उसका ओशन करंटली पीएच, ओशन का करंटली पीएच वैल्यू कितना 8 है, मतलब हल्का बेसिक है। ओशन जो है हमारा वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो उसका हमने क्या देखा था, सी वाटर एब्जॉर्ब CO2 टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। सी वाटर जो होता है हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने का क्या होता है उसको कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। वही कार्बोनिक एसिड जो हमको कोका कोला वगैरह में मिलता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करता है मेरा। सैचुरेशन हॉरिजोन is the लेवल बिलो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल अंडरगोस डिसोल्यूशन। मतलब क्या होता है, सच सिंपल सा बात है ना कि आपका कोई भी केमिकल हम किसी में मिलाते हैं, मान लो कि आप चीनी में पानी में चीनी मिला रहे हो, तो क्या होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो पानी में आपका चीनी घुलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सेचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होता है वो चीनी घुलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट एक ये याद रखना है क्या कि क्या होता है गिब्सन क्या होता है, एक टाइप से हमारा एक बंदर टाइप का एक प्राणी होता है, ठीक ना। प्योर बंदर तो नहीं कहते, समझने के लिए मान सकते हैं कि गोरिल्ला टाइप का कुछ होता है। तो हुलोक गिबन जो है इंडिया में इकलौता एप है जो कि प्रजाति मतलब ओनली स्पेसीज ऑफ एप है इंडिया में जो पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, हुलोक गिबन, ठीक। इसको याद रखना है बिकॉज ओनली ओनली देख के कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी वाला, ठीक है। ओनली वाला हम लोग क्या मानते हैं नॉर्मली कि ओनली वाला ऑप्शन तो गलत हो सकता है, बट ये वाला इस केस में सही है क्योंकि हुलोक गिब्सन जो है ओनली ऑफ गिब्सन इंडिया में है जो कि हमारा है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। उसके हम लोग क्या देखा था, नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द सॉलिड थ्रू डीनाइट्रेशन। हमने क्या देखा था भैया कि हमारा क्या होता है कि नाइट्रोजन जो हमारा मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन है वो 78% है, ठीक है। लेकिन ये जो 78% नाइट्रोजन है इसको प्लांट जो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, क्लियर है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है मतलब नाइट्रोजन जो ये मेरा ये जो मेरा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर वो मेरा कन्वर्ट होता है अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया के बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता था। हमने देखा था अच्छे से डिटेल में वहां देखा था, क्योंकि हमारा 6 लेक्चर है, मतलब इससे पहले हमने 5 लेक्चर इजिली कवर किया था जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक डेवलप कर लिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने किया था आपको पता ही है, ठीक है। फिर नाइट्रेट हो गया, फिर मैं नाइट्रेट आया था। नाइट्रेट के बाद क्या हुआ था, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर बाद में प्लांट उसको यूज करता है, क्लियर है। ये आपका था प्रोसेस। प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, क्लियर है। अब क्या होता है ये जो नाइट्रेट प्लांट ने यूज किया, प्लांट डेथ कर गया। अब ये प्लांट डेथ कर गया तो क्या होता है फिर उसको डिकम्पोज क्या काम करता है, इस प्रोसेस को रिवर्स करता है कि वापस ये करे क्या अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है, आपका डिकम्पोज। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब ठीक उल्टा, नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था आपका जो आपका नाइट्रोजन जो था वो यूजफुल नाइट मतलब
बन रहा था जिसे प्लांट यूज कर पाए, ठीक है, नाइट्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका नाइट्रेट हो गया वो वापस आपका नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन ये उल्टा प्रोसेस, तो डीनाइट्रिफिकेशन, क्लियर है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम सॉलिड थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका ऑक्सीजन लेवल ना हो, बिना ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। एंड नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया अंडर एरोबिक कंडीशन, ठीक है। एरोबिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। तो सी लेवल राइजेस इन बोथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एज वेल एज द मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट। हमने क्या देखा, ज्योग्राफी जो हमने करवाया था वहां पे मैंने क्या बताया था भैया, कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, तो वाटर क्या होगा कि आपका एक्सपैंड करेगा, ठीक है। आपका डेंसिटी वाटर कम होगा, क्यों कम होगा? कोल्ड एरिया में क्या होता है हमारे, हाँ भैया, हमने जब ज्योग्राफी किया था, हमने ज्योग्राफी के अंदर क्या देखा था कि मेरा जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो मेनली उसका दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि आइस शीट मेल्ट करेगा, आइस शीट मेल्ट करेगा तो ओवरऑल जो वाटर लेवल है हमारा ओशन के अंदर, सी के अंदर, वो इंक्रीज करेगा, ठीक। सेकंड चीज हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरा जो थर्मल एक्सपेंशन मतलब वाटर जो होता है उसका जो डेंसिटी लूज होगा मेरा। तो हमने क्या देखा था, पोल के पास क्या होता है, वाटर कोल्ड होता है, इसलिए वो वहाँ पोल के पास मेरा डेंसिटी ऑफ वाटर हाई रहता है। इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, वहां पे हीट ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, वाटर का जो डेंसिटी होता है लो होता है, ठीक है। जो वाटर का डेंसिटी होगा, तो क्या वाटर ज्यादा एक्सपेंस करेगा मेरा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा टेम्परेचर राइज करेगा तो हमारा दोनों काम होगा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर होगा, उसके कारण भी वाटर फैलेगा, ठीक है। उसका आइस मेल्ट करेगा तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सी लेवल राइजेस इन बोथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एज वेल एज द मेल्टिंग ऑफ आइस। फिर हमारा 2016 में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी आया था, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, उसमें क्या था, इंडियन डेजर्ट इकोसिस्टम ऑक्युपाई 40% ऑफ कंट्री जोग्राफिकल एरिया है स्प्रेड ओवर। अब देखो हमारा जो 2000, ये याद रखना है थोड़ा सा चीज क्या, कि नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी जो हमारा 2006 में आया था, उसके अंदर एक सर्वे था, सर्वे में ये कहा गया था कि इंडियन डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब हमारे कंट्री के अंदर जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है ना, उसको मिला के 40% जो हमारा एरिया है, हमने डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस या फिर कॉन्सेप्ट हमें समझा था, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। डिजर्टिफिकेशन इन शॉर्ट क्या, कि जो मेरा लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, क्लियर। कैसे कन्वर्ट होता है, मान लो लैंड के ऊपर अगर मान लो कि आपका घास वगैरह है, ठीक है, घास है, ट्री है, तो वो तो क्या होता है कि सॉइल को बाइंड करके रखता है अपने रूट के साथ, ठीक। लेकिन अगर सरफेस ये जो घास वगैरह है, ट्री वगैरह है, वो गायब हो जाए, तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है मेरा, उसको तो कोई होल्ड कर नहीं रहा है वहां पे, तो मिट्टी में लूज हो जाएगा। लूज जगह होगा तो क्या होगा, उसका इरोजन होगा, चाहे वो विंड के थ्रू हो चाहे वाटर के थ्रू हो, क्लियर है। तो एरिया एक टाइम के बाद क्या होगा, अनफर्टाइल हो जाएगा मेरा, क्लियर है, तो डेजर्ट टाइप का हो जाएगा मेरा पूरा। हाँ, तो वही ये बोला, इस रिपोर्ट में ये बोला गया था मेरा, कि जो इंडिया का जो 40% है, 40% जो एरिया है, वो प्रॉन टू मेरा डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है। 40% जोग्राफिकल एरिया डिजर्टिफिकेशन, और जो लगभग 10 स्टेट में ये एरिया फैला गया है, स्पेशली आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक ना, ये सब आप मान के चल सकते हो। और इधर आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, वो सब जगह, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह याद रखना पड़ेगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब क्या होता है ना, अब देखो, अगर मेरे को अभी क्या हुआ, पेरिस क्लाइमेट हुआ आपका 2015 में, पेरिस क्लाइमेट, पेरिस पेरिस एग्रीमेंट भी बोल सकते हो उसको, आपका 2015 हुआ, ठीक है। जो पेरिस एग्रीमेंट था मेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रीटी क्या था, उसके अंदर साइन हुआ, सभी वर्ल्ड के लीडर्स ने उसके ऊपर आपका एग्री किया, वो ये था कि हमको इस सेंचुरी तक 1.5, मतलब जो आपका प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 70 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में जो टेम्परेचर था अर्थ का, ठीक है, उस टेम्परेचर से आपका 1.5 इंक्रीज तक ही हम लोग को लिमिट रखना है, ठीक है, क्लियर है। मतलब 2 डिग्री तक मेरे को लिमिट रखना है, आप कोशिश करना है कि 150 तक 1.5 डिग्री के नीचे ही रहे, ठीक है, क्लियर है। ऐसे उन्होंने डिसाइड किया कि 2 डिग्री तक हम नीचे, 2 डिग्री से कम रखेंगे, बट कोशिश ये भी करेंगे साथ में कि 1.5 डिग्री तक ही रहे, क्लियर है। हाँ, उसी उसी टेम्परेचर के इंक्रीज को, ठीक है, ये मेन उद्देश्य था। तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए मेन जरूरी क्या है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाई ग्रीन हाउस गैसेज जो आपका है, ठीक है, क्लियर। अगर किसी तरह हम लोग ग्रीन हाउस, देखो, अब देखो टेम्परेचर अगर मेरे को कम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दो चीज। पहला तो चीज क्या है कि जो किसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में है उसको मैं आपका इमिशन कम करूं। पहला प्रोसेस, अगर मान लो आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करना है तो आपको इमिशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है आपका, उसका क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं लिमिट करना पड़ेगा। तो कार्बन लिमिट करने का तरीका क्या है, उसको इमिशन कंट्रोल करो। लेकिन बात ये कि कंट्री ने ये बोला भैया हम तो इमिशन कंट्रोल करेंगे नहीं, बेटा फिर हमारे डेवलपमेंट का क्या होगा, फैक्ट्री वगैरह बंद कर देंगे, इसको ये कर देंगे। और दूसरा बात क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा तो खर्चा वगैरह बहुत होगा, सब लोग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो एक लिमिट से ज्यादा आप इमिशन कम नहीं कर सकते हो, ठीक है, इमिशन कम करना पॉसिबल, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो केवल है नहीं, क्लियर।
अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा पास, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो एटमोस्फेयर के अंदर। तो ये आप कम कैसे करोगे? क्योंकि आप मतलब आपने बोल दिया इमिशन तो मैं कम नहीं करने वाला, तो इमिशन आप बढ़ेगा ही आपका, लेकिन आपको इमिशन बनाना है, बट आपका इमिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट आपको कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में कम करना है। कैसे आप कम करोगे? पहला रास्ता तो क्या है भाई, पेड़ लगा के। लेकिन क्या, हाँ पेड़ लगा के, लेकिन क्या होता है पेड़ लगाने का भी एक लिमिटेशन है, ठीक ना, क्योंकि आप क्या लैंड आपका रिसोर्स लिमिटेड है। अगर लैंड आप पेड़ लगाने में दोगे तो कहीं ना कहीं वो अदर काम के लिए लैंड अवेलेबल नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्लांटेशन, एफोरेस्टेशन का एक, एफोरेस्टेशन हमारे पास एक रास्ता है, बट उसका भी अलग लिमिटेशन है, क्लियर है। हाँ हाँ, उन्हें जा सकता है। दूसरा रास्ता क्या है, कार्बन, हाँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है, कार्बन को आप कैप्चर करके, ठीक ना, कार्बन को आप एटमोस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको आप कैप्चर करो, ठीक है। तो अब इसमें दो प्रोसेस, तो आप कैप्चर करके उसको कहीं पे स्टोर कर दो ऑयल फील्ड में, ठीक है, या फिर आप उसको कैप्चर करके किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका यूज करो, क्लियर है। इससे क्या हो रहा है कि आपका इंडस्ट्री में यूज भी हो जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आप कैप्चर करोगे तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कैप्चर करके यूज कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है, प्लस आप इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ ही रहा है, इंडस्ट्री भी फायदा हो रहा है, क्लियर है। तो वही है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने ये बताया ना आपका, ये वाला प्रोसेस रहा जहाँ पे हम लोग कार्बन को स्टोर करके ऑयल फील्ड में स्टोर कर देते हैं, कैप्चर करके, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कार्बन स्टोर इन प्लांट है इतना, अब देखो, अब क्या होता है, कार्बन जो होता है अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, लाइक एग्जांपल प्लांट के अंदर भी कार्बन स्टोर होता है, ठीक है, आपका वाटर के अंदर भी कार्बन स्टोर होता है, वुड के अंदर भी कार्बन स्टोर होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जहां जहां कार्बन स्टोर होता है उस जगह से हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं कार्बन, जैसे एग्जाम्पल वाटर बॉडीज में अगर कार्बन मतलब सी ओशियन वगैरह में कार्बन स्टोर है मेरा कहीं पे, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, ब्लू कार्बन नाम दे देते हैं, ठीक है। प्लांट तो उसको हम लोग ग्रीन कार्बन दे देते हैं हम लोग। तो ग्रीन कार्बन स्टोर इन प्लांट एंड सॉइल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। तो प्लांट और अगर मान लो प्लांट और सॉइल के अंदर जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड जमा है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन। जो वाटर के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन, क्लियर है ये चीज। और इसको कहीं ना कहीं ब्राउन बोल सकते हैं वुड के अंदर जो है, ठीक है। तो ब्लू कार्बन रिफर्स टू, जो मैंने बताया, ब्लू कार्बन रिफर्स टू कोस्टल एक्वेटिक एंड मैरीन कार्बन सिंक बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट। तो ओशन या फिर आपका सी के अंदर क्या होता है, कोस्टल एरिया में जो एक्वेटिक आपका इकोसिस्टम है, चाहे मैरीन इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो आपका कार्बन जो वेजिटेशन हो गया, ठीक ना, जो उसका ग्राउंड पे आपका होता है ना पौधा वगैरह समुद्र के नीचे में, वो हो गया आपका, या चाहे मैरीन ऑर्गेनिज्म हो गया, चाहे मैरीन सेंटिमेंट्स हो गया, सेडिमेंट्स वगैरह, तो वहां पे जो आपका कार्बन जमा होता है क्या कहलाएगा, ब्लू कार्बन, क्लियर है। तो अब देखो अब क्या होता है, एक आपका प्रोसेस आता है, ठीक ना, एटमोस्फेरिक सीडिंग या फिर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग शायद सुना होगा नाम, बता देता हूँ क्या होता है। अब जैसे हमने ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था भैया, कि जो वाटर वेपर होता है आपका क्या होता है, वाटर वेपर जाता है ऊपर, ठीक है। अब लेकिन वाटर वेपर अगर वो उसको कन्वर्ट होना होगा बारिश में तो उसको बादल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, बादल बने तो उसमें क्या होता है कि मेरा जो एटमोस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होता है ना, मेरा इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल एक टाइप से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसके आसपास वो जो वाटर वेपर जाता है जाके जमा हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, ठीक है, क्लियर है। चिपक, बारिश होकर ठंडा होकर, बारिश होकर फिर बारिश मतलब ठंडा होके वाटर में कन्वर्ट होकर फिर बारिश देता है, क्लियर ये चीज, क्लियर था ना। हाँ, तो अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर एटमोस्फेयर में, अगर देखो एटमोस्फेयर में वाटर हमेशा रहता है आपका, ठीक है, एटमोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मान लिया जाए उसको, अगर मान लो आपको आर्टिफिशियल रेन करवाना था, वो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इम्प्योरिटी आसमान में जाके छीटना पड़ेगा, एक टाइप से स्प्रेड करना पड़ेगा जिसके आसपास वो जो वाटर वेपर है जम सके, ठीक है, एक्युमुलेट हो सके, क्लियर है। तो क्या होता है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट हो गया या फिर जो पीपल होता है ना, या फिर जिसको आर्टिफिशियल रेन करवाना हो, इसको हम लोग आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाते हैं, हम लोग एटमोस्फेयर में जाते हैं, ठीक ना, वहाँ पे आयरन सल्फाइड हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, आयोडीन वगैरह, तो क्या करते हैं उसको आप ऊपर से छीटते हैं आसमान से, हेलीकॉप्टर से या फिर प्लेन से, उससे क्या होता है एटमोस्फेयर में जाता है तो एक टाइप से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, इसके आसपास वाटर वेपर अपना जमा होकर फिर अपना कंडेंस होकर फिर बाद में वाटरफॉल करता है, क्लियर है। तो आर्टिफिशियल रेन करवाना तो ये तरीका मेरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड सीडिंग, मतलब क्लाउड को प्लांट करना एक टाइप से, क्लियर है ये चीज, ये चीज क्लियर हुआ भैया आपका। ठीक है चलो। हाँ, चाइना में क्या, इंडिया में भी हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, तेलंगाना में गवर्नमेंट ने किया था। तो जहां जहां बारिश नहीं होता है वहां के लिए इफेक्टिव मेथड है आपका। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज बेटर एटमॉस्फेरिक सीडिंग देन सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें हम्म क्या हुआ,
अब ये चीज मेरे को नहीं पता वैसे तो। ठीक है, बारिश करवाने, नहीं पता नहीं, बारिश कोई रोकता नहीं है मेरे को, बारिश करवाने का हम लोग कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। वो न्यूज में अब देखो, हाँ तो क्लाउड क्या है कि क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि मेरा सल्फर डाइऑक्साइड जितना इफेक्टिव होता है ज्यादा इफेक्टिव मेरा सल्फाइड होता है, ठीक है। ये बस यहाँ पे दिया गया है। अब बारिश रुकेगा क्यों चाइना में? वहां तो मतलब और पॉल्यूशन पॉल्यूशन में तो और बारिश अच्छा होता है ना वहां तो। ऐसा न्यूज पता नहीं, मैंने ऐसे न्यूज पेपर में देखा नहीं कि बारिश रुकने का ऐसा कुछ। अब पता नहीं अब वो। हाँ तो एनर्जी सेक्टर। हाँ भैया। देखो भैया, बारिश बारिश रोकना क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर आप तेज हवा किसी वहां पे एरिया में करवा देते हो ना किसी तरह से टरबाइन से या किसी तरह से, तो क्लाउड उड़ जाएगा उस एरिया, तो बारिश वैसे भी नहीं होगा, तो बारिश रोकने का बहुत अच्छा part है। अब चाइना में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आगे एनर्जी सेक्टर इज द प्राइम कंट्रीब्यूटर इमिशन। तो हमने क्या देखा था, इमिशन जो होता है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरा एनर्जी सेक्टर। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेक्टर कहाँ से आपका आता है, आज के टाइम में भी इंडिया के अंदर जो अप्रॉक्स 60% जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक है। अब आज के टाइम में आप कितना ही बोल लो कि भैया हम इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करो, लेकिन इलेक्ट्रिक कार को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, बिजली चाहिए। तो बिजली बन कहाँ से रहा है आपका, थर्मल पावर प्लांट से। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इलेक्ट्रिक कार आप कितना करवा लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कार कितना भी ले आओ उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक कार आएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक का डिमांड बढ़ेगा तो और ज्यादा कोयला जलेगा यहाँ पर। आप कहने को तो ऊपर से बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चलवा रहे हैं, लेकिन बैकअप दौरान मेजर ये पॉइंट करता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है। क्लियर है? तो हमारा एनर्जी सेक्टर जो है मतलब प्राइम कंट्रीब्यूटर मिशन का, ठीक है। आगे रखते हैं, अ वार्निंग ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व अलोंग वेस्ट कोस्ट सेंट्रल इंडिया एंड इंटीरियर पेनिनसुला। क्या है कि इंडिया के अंदर क्या है, क्योंकि हमारा इक्वेटर के पास ये एरिया है, तो इसलिए इस एरिया में ज्यादा वार्निंग, मतलब ज्यादा वार्मिंग होता है यहाँ पर, लाइक वेस्टर्न कोस्ट में, हमारा वेस्टर्न साइड में, सेंट्रल इंडिया में, इंटीरियर पेनिनसुला में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। हाउएवर कूलिंग हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या हमारा कूलिंग होता है, पार्ट ऑफ इंडिया तो कूलिंग वगैरह होता है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बोल सकते हैं। तो मानसून रेनफॉल एट ऑल इंडिया लेवल डज नॉट शो सिग्निफिकेंट ट्रेंड रीजनल। अब देखो ये अब क्या है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज बोल रहे थे, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो मानसून पैटर्न जो इंडिया में होता है ना, उसमें कुछ ज्यादा आपका ऑल इंडिया में कोई ज्यादा मतलब आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। हाँ कुछ कुछ रीजनल लेवल पे आपका ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे जो आपका ठीक ठाक बारिश ही हो रहा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकता है कि ड्रास्टिकली चेंज हो गया इंडिया का मानसून रेनफॉल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये सब बात है। ठीक, तो मानसून रेनफॉल एट ऑल इंडिया लेवल डज नॉट शो एनी ट्रेंड। क्लियर है? एक 1980 में हमारा आया था, ये सब जो है ना मैंने मतलब उठा के रखा है आपका आपका क्या कहते हैं आईएएस एंकर सही है, उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं है। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बीच में आ गया था वो भी डाल दिया मैंने, जो साइड में बॉक्स में देता है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी इंडिया में आया था, नेशनल वाटर पॉलिसी का जो एम क्या था कि हम लोग को वाटर यूज इफिशियंसी उसको 20% इंक्रीज करना है, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारा जो नेशनल वाटर पॉलिसी था उसका मेन एम क्या था कि वाटर इफिशियंसी, जो वाटर का यूज करते हैं हम लोग, 20% इफिशियंट वे में यूज करना है मेरे को, ठीक है। उसके हमने क्या था, एक इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट किया था, हमारा नेशनल मिशन ग्रीन इंडिया। ये इसका क्या क्या चीज था, तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के अंदर क्या था हमारा, इंक्रीज फॉरेस्ट रिकवर अप ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने ही बोला था कि हम लोग ऑल ओवर जो है ना इंडिया का जो फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया का है लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट को या ट्री प्लांटेशन को हम लोग बढ़ाने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, अब देखो इस यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह आ जाता है, ठीक। अब क्या था, एक नया कॉन्सेप्ट आता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है देखो, अब क्या होता है कि मान लिया जाए ये इंडिया रहा, ठीक है, ये यूएसए रहा, ये मान लो आपका कोई और कंट्री रहा, मान लो चाइना रहा, ऐसे ही बहुत सारे कंट्री है, ठीक ना। वो सब लोग साथ में आके जब मीटिंग करेंगे भैया क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ एक काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ पॉलिसी बनाते हैं, वर्ल्ड में बहुत लफड़ा हो रहा है इसके कारण, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या होगा, आप देखो अब ये लोग जो ट्रीटी साइन करेंगे ना यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होगा कि फोर्सफुल ट्रीटी होगा, लाइक एक बार साइन कर दिया था वो करना ही करना पड़ेगा, या फिर यूएसए इंडिया को नहीं बोला कि तुमको इतना करना पड़ेगा, इतना ये अपना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है हर कंट्री वॉलंटरी अपने हिसाब से बताता है कि भैया मैं क्लाइमेट मतलब मैं ऐसा करूंगा अपने कंट्री में कि मतलब 2 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट कवर करूंगा, ठीक है, या फिर अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इतना बढ़ाऊंगा, ठीक है, कोल प्रोडक्शन को इतना कम करूंगा, ये सब वॉलंटरी खुद से बताता है, ठीक। मतलब किसी के ऊपर कोई एक टाइप से फोकस फोर्स नहीं रहता है, सब कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंटली वॉलंटरी बताता है कि मैं ये काम करूंगा, ये चीज कंट्रीब्यूट करूंगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो एक सोसाइटी है, ठीक ना, मान लो स्कूल का फंक्शन होता है, ठीक है, स्कूल का कॉलेज के फंक्शन, कॉलेज
होता है कि सब लोग दोस्त जो कंट्रीब्यूट आता है, दोस्त लोग ऐसा थोड़ी होता है कि सबके बंदूक रख के बोलते भैया कि तुम निकालो पैसा, तुम निकालो। उसमें क्या होता है, देखते हैं क्या भैया जो जितना दे सकता है उतना कंट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, बात का देख लेंगे। ठीक है, तो वही बात होता है कि सब अपने अपने मन से जितना मतलब वो क्या कहते हैं स्टेटस के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूट कर बोलता है कि भैया हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक होता है कि सब कंट्री आके क्या बोलता है कि अपने आप में भैया हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो जो लिस्ट बनाता है ना वो कंट्री देता है। जैसे मान लो एक कंट्री ने बताया कि ये रहा भैया मेरा लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट में ये 10 बात मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये 10 चीज हम करेंगे उससे अपने कंट्री के अंदर, जिससे कि मैं इस गोल को पूरा कर सके, ठीक है। गोल क्या है, क्लाइमेट चेंज को रोकना या फिर ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज होने से बचाना। तो ये 10 चीज रहा, मैं खुद से बताता हूँ, वॉलंटरी बोल रहा हूँ कि 10 चीज मैं करने वाला हूँ। तो ये जो चीज वो कंट्री करेगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब क्लियर हुआ ये चीज, मतलब वो कंट्री खुद से अपना डिटरमाइन कर रहा है कि भैया हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज क्या हुआ, अब ये चीज क्या, देखो 1909 हमने पढ़ा है क्या, 1992 के अंदर आपका अर्थ समिट हुआ होता है, ठीक है। कहाँ पे, ब्राजील के अंदर, रियो दी जेनेरो में। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको क्लास एनसीईआरटी के क्लास 8 के बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन बस यही कि साइड में मिलेगा तो हम लोग इग्नोर करके वहां चले जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत भारी चीज है, ऐसा बहुत ईजी है, एनसीईआरटी में बेसिक बुक में आ जाएगा। इसलिए बेसिक बुक पढ़ोगे तो आपका बर्डन कम होगा, ठीक है। 1992 में क्या होता है कि हमारा एक अर्थ समिट होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर जो एक्शन हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको लिए हर साल मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हर साल वो लोग जो मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग, ठीक है। क्लियर है ये चीज। 1992 सब कंट्री साथ में आके बोला कि भाई लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना पड़ेगा वरना सब लोग डूब जाएंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, तो हर साल बिल्कुल लोग पॉलिसीज वाला बनाते रहते हैं कि ये चीज हमको करना है, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी सिलसिले में क्या होता है कि जब हमारा COP19 हुआ था ना, COP19 हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का इसी का मीटिंग, इसी का लोगों ने डिसाइड किया था हर साल मिलेंगे। तो 2000 मतलब COP19 जो मीटिंग हुआ था हमारा, उसमें वो या वॉर्सो पैक्ट कहते हैं, वॉर्सो या फिर लीमा, जगह का नाम है आपका, ठीक ना। वॉर्सो शायद आपका जर्मनी में है, नहीं जर्मन, हाँ जो पोलैंड में है, जो भी है। तो लीमा, COP19 और COP20 में ये आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट सामने आया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो कहाँ पे आया था आपका। तो ये क्या है कि ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, क्योंकि आपका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था ना आपका, तो उसमें ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ने क्या बोला था कि भैया हम अपना टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 40% रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी लाएंगे, ठीक है। उसका ये बोला था कि अपना 33% जीडीपी जो है हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट मतलब डिक्लाइन करेंगे, जो 33% ऑफ जीडीपी जो हम लोग कार्बन इमिशन होता है उसको हम लोग डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। उसका एक और चीज बोला था क्या कि 5 बिलियन आपका टन का एडिशनल कार्बन सिंक या कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करेंगे फॉरेस्ट के थ्रू, फॉरेस्ट लगा के, क्लियर है। तो ये कौन सा समय नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, तो ये आपका कैसे आया था, COP19 और COP20 में, लीमा वार्सो पैक्ट में आया था, और COP19 COP20 में, याद रखना है बस। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रिया। अब क्या है कि अब देखो आप हाउस वगैरह बनाते हो तो क्या होता है कि ग्रीन रेटिंग मिलता है, ठीक है, कि आपका घर जो हाउस बना रहे हो, आपका जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो कितना नेचर के हिसाब से सही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो आप गृहा एक आपका इंटीग्रेटेड रेटिंग है सिस्टम, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, टेरी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये टेरी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, क्लियर है। तो बायोडीजल परचेज पॉलिसी मैंडेट बायोडीजल प्रोक्योरमेंट बाय द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या है कि हमको बायोडीजल, अब क्या है कि देखो इंडिया क्या है 80% जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसका तो क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन रिजर्व है हमारा तेल खरीदने में चले जाता है, ठीक है। तो अगर हम किस तरह 80% के अंदर मान लो जो हम कर रहे हैं, तो किस तरह हम पेट्रोल के अंदर बायोडीजल का यूज कर पाए, तो हमारा क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन होगा मेरा, ठीक है, क्लियर है। अगर पेट्रोल के अंदर या डीजल के अंदर हम लोग बायोडीजल यूज कर सके, ठीक ना, मतलब तो उससे क्या होगा कि मेरा फॉरेन करेंसी भी सेव होगा, मेरा इंपोर्ट बिल भी घटेगा और मेरा इन्वायरमेंट भी थोड़ा क्लीनर होगा, क्लियर है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बायोडीजल परचेज पॉलिसी बनाया था, इसके द्वारा ये बोला था कि जो बायोडीजल होता है ना, उसको हमारा जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो बायोडीजल खरीदेगा कंपनी से, क्लियर है। एक हमारा क्या, जैसे हमारा क्या होता है, एक सेंसेक्स होता है ना, बीएससी सेंसेक्स, बीएससी ग्रीन ग्रीन सेंसेक्स होता है, मतलब ग्रीन एक्स। इसमें क्या होता है कि टॉप कंट्री जो होता है वो मतलब एक टाइप से बताता है भैया मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो उसके हिसाब से मार्केट से वो कैपिटल उठाता है। तो भैया और कुछ नहीं। एक फिर गवर्नमेंट का स्कीम आता है क्या, नेशनल एडाप्टेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो गवर्नमेंट ने एक फंड स्टार्ट किया था, नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये क्या आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने बहुत बताया कि स्कीम जो होता है मेरा 2 टाइप का होता है, ठीक है, कौन कौन सा,
एक होता है मेरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें कि 100% फंडिंग देता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। एक मेरा क्या होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये जो मेरा क्या था नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये क्या है मेरा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2015 में सेटअप हुआ था, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, नाबार्ड करता है, ये चीज बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने वाला, कि नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जो है किसके अंदर में, नाबार्ड के अंदर में, क्लियर है। अब नाबार्ड क्या है यहाँ पे मत पूछना, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर में देख लेंगे वो। हाँ, तो यूनाइटेड नेशन सबमिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड, अब आई गया नाम, मैंने बोला ना कि 1992 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यही था यूनाइटेड नेशन सबमिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, हेल्ड इन रियो जेनेरो इन 1992, अडॉप्टेड बाय कंसिल। तो उन्होंने क्या किया, ये जो मीटिंग हुआ था रियो जेनेरो के अंदर, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं शॉर्ट में, तो इसने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट ये किया था, 3 फ्रेमवर्क इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये तीनों का याद रखना पड़ेगा कि आपको जो मेन बॉडी है 1992 के अंदर, जो कंट्री वर्ल्ड के सभी लोग मिले थे, एक टाइम से वर्ल्ड के सभी लीडर्स मिले थे यूएन के अंदर, यूएन के छत्र छाया में, या फिर ठीक ना यूएन के उसके प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उन्होंने 3 ट्रीटी साइन किया था वहां पर, ठीक है। तो कौन कौन सा 3 चीज अडॉप्ट किया था उन्होंने, वो भी कंसेंस के साथ, मतलब 100% लोगों ने उसको अडॉप्ट किया था, किसी ने उसको मतलब अगेंस्ट में वोटिंग नहीं दिया था। तो क्या था, यूएन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, मतलब क्या कि भैया यूएन के अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग एक्शन लेंगे, क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, तो यूएनएफसीसी ये याद रखना है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड वाइड, चाहे वो एनिमल डाइवर्सिटी हो चाहे प्लांट डाइवर्सिटी, उसको हमको कहीं ना कहीं उसको मतलब प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। तो और तीसरा क्या था, यूएनसीसीडी, मतलब क्या आपका आपका ये हो जाता है डिजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डिजर्टिफिकेशन में को रोकना है। तो मेनली क्या था 1992 के अंदर जब मेरा अर्थ समिट हुआ था, तो अर्थ समिट से मेरा 3 बॉडी वहां पे बना था, 3 बॉडी बन के निकला था, 3 बॉडी कौन कौन सा, एक यूएनएफसीसी बना था क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ने के लिए, एक बना था मेरा ये आपका कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, थर्ड ये बना था डिजर्टिफिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एम आई क्लियर भैया। उसके बाद क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या किसके लिए था, देख प्रोटोकॉल इसमें क्या होता है, क्योटो एक शहर का नाम था, वहां पे लोग मिले, वहां पे सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया ये काम करेंगे, इसलिए उस शहर के नाम पे इसका नाम पड़ गया क्या, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लियर है। ये क्या है, बाइंडिंग है, इसको भी याद रखना पड़ेगा बाइंडिंग, क्योंकि क्या होता है इंटरनेशनल स्फीयर में बहुत ही कम ऐसा ट्रीटी है जो बाइंडिंग होता है, ठीक है, क्योंकि वरना आप किसी भी कंट्री को फोर्स करने नहीं कर सकते हो, या फिर बाइंडिंग नहीं कर सकते हो। ज्यादातर जो ट्रीटी है वॉलंटरी होता है, कि कंट्री का मन है उतना माने, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उसको कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्या आपका बाइंडिंग है, कि एक बार कंट्री ने साइन कर दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, क्लियर है। ये आपका 1997 में अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। इसका मेन एम क्या था क्योटो का, स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन कार्बन, ठीक है। इसका मेन एम क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना हमारा, उसको स्टेबलाइज करना, क्लियर है। और यहाँ पे एक सिस्टम आया था कार्बन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, इसमें क्या हुआ था जैसे, अब देखो अब देखो, क्योंकि मैं बोला ना नोट से सिर्फ किसी का नोट्स लेने से उतना फायदा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, लिखे इसे पढ़ के उतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे देखो। अब जैसे मान लो ए कंपनी है, ठीक ना, और ये बी कंपनी है, ठीक। अब मान लो कि हर कंट्री को क्या होता है, एक कार्बन इमिशन दिया जाता है, कि एग्जाम्पल क्या आप इतना इतना से ज्यादा आप कार्बन रिलीज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कार्बन लिमिटेड आपको इमिशन करना है। तो क्या होता है कंट्री वगैरह सब इंडस्ट्री को लिमिट दिया जाता है कि आपका लिमिट इतना होता है, इतना ही आपको कार्बन इमिट करना है, ठीक, क्लियर है। ठीक है, अब मान लिया जाए लिमिटेशन आपका, मान लो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको आप 100 इमिट कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। अब मान लो कि कंपनी ये है, ठीक है, उसने मान लो कि 80 इमिट किया है, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो ये जो कंपनी बी है उसने 120 इमिट किया है, क्लियर, क्लियर है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके जो इमिशन टारगेट है उससे कम आप इमिट कर रहे हो ना, तो अब बचा जो 20 बचा, आप उसको उस ट्रेडिंग सर्टिफिकेट को आप उस सर्टिफिकेट को या फिर जो अपने हिस्से का जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो, उसको आप मार्केट में शेयर में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। के बदले में आपको पैसा मिलेगा, और इसको जिसका कि टारगेट जो है ज्यादा हो चुका है वो आपसे खरीद लेगा, तो क्या होगा, उसका भी टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट कार्बन मतलब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का, क्लियर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, और सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल होगा वैसे, हालांकि उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, बट एक घरेलू एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो ये हाँ हाँ
हम्म। नहीं, ज्यादा नहीं, इसमें बात क्या होगा कि अगर तो इसलिए तो ज्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका ऑप्शन है, उसके वो पेनल्टी लग सकता है। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, जो ज्यादा ले रहा है, मतलब कार्बन इमिट कर रहा है, तो उसके ऊपर लग सकता है, मतलब पॉल्यूशन के ऊपर फाइनिंग के ऊपर हो सकता है, फाइन्स, ठीक है। तो वो फाइन से बचने के लिए जो ट्रेड करने वाला है, जिसका कम आपका मतलब एक तरह से इमिट हुआ है, उसके पास जो लिमिटेड है उसका है ना, तो उससे आगे जाके खरीद सकता है, उसका ही फायदा, इसका ही फायदा। एक कॉमन एग्जांपल लो ना, मान लो कि घर में हमारे पापा है, ठीक ना, तो उसने क्या बोला कि एक बच्चे बी को बोला, ठीक, इसको ये बोला कि भैया मैं सबको 100 रुपए दे रहा हूँ, ठीक ना, तो पापा ने ये सोचा कि बच्चों के अंदर सेविंग्स का आदत को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो पापा ने ये बोला कि जो मैं 100 रुपए दोनों को दे रहा हूँ, जो कम पैसे आपका खर्च करेगा ना, उसको मैं एक इनाम दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, मान लो इसने 70 रुपए ही खर्च किए 100 में से, ठीक है, लेकिन ये भावनाओं में बह गया, इसने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेगा ये, अब अब बाकी जो 30 रुपए कहाँ से खर्च करेगा ये बंदा, तो सिर्फ 100 रुपए दिए, लेकिन इसका खर्चा तो 130 रुपए, तो ये 70 रुपए, क्योंकि इसके पास 30 रुपए सेव है, तो इससे 30 रुपए ले लेगा, तो इसका भी 100 रुपए खर्चा हो गया, इसका भी 100 रुपए खर्चा हो गया, क्लियर है। तो दोनों खुश। तो वही यही वही चीज ट्रेडिंग यहाँ पे है, तो क्लियर हुआ ना ये चीज। तो यहाँ पे याद रखने का चीज क्या है, देखो उतना डिटेल में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है, वो पूछने वाला यहाँ से। खाली ये याद रखना है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुआ था मेरा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक, उसके अंदर ये चीज है, ठीक है। उसका एक हुआ था बाली मीट, बाली में एक जगह है वहां पे मीट हुआ था, ठीक है। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, इसका मेन मोटिव क्या था, वही था ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करना। टू डिस्कस व्हाट कंट्रीज एक्सपेक्ट टू डू आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इन। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में मतलब स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक ना। तो अब क्या होता है, कोई प्रोटोकॉल साइन होता है तो उसका एक लिमिट होता है, क्या 15 साल तक होगा, ठीक है। जैसे हमारा अभी जो चल रहा है कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब क्या था आपका 2000 से 2015 तक आपका क्या था, 2015 तक क्या था आपका मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। 2015 में वो खत्म हो गया, तो आपका 2015 से 20 तक, 2015 से 30 तक क्या आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ कि आपका क्योटो प्रोटोकॉल का था 1997 से 2012 तक आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने आया तो बाली में मीट हुआ, तो बाली मीट में एक नया उन्होंने एक मतलब वो डिसाइड करने के लिए मीट हुआ कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है मेरा, इसके बाद फिर क्या करना है आप बताओ मेरे को, ठीक है। अब देखो, अब याद है ना कि हमने ऊपर देखा था क्या, कि जो मेरा अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, उसके अंदर एक डिसीजन लिया था कि हर साल हम लोग मिलेंगे। उसी सिलसिले में क्या हुआ था, COP19 और COP20, मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब 19वां एनुअल मीटिंग, ठीक है। 19वां पार्टी का एनुअल मीटिंग, मतलब उस कॉन्फ्रेंस का जो पार्टी था ना, उसका 19वां मीटिंग या 19वां और 20वां मीटिंग। उसी तरह जब वो लोग मिला था ना COP15, ये कहाँ पे हुआ था, कॉम्प्रहेंगन समिट हुआ था। इस जगह का नाम याद रखना, समिट का नाम 15 समिट में, हाँ कोपेनहेगन में हुआ था आपका। ये जो आपका ट्रीटी हुआ था या फिर ये जो सबमिट था, उसका नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है, क्लियर। हमारा सिर्फ एक ही एग्रीमेंट आया जो कि बाइंडिंग था, क्योटो वाला, ठीक है। अब जो कॉम्प्रिहेंशन था मेरा, ये नॉन बाइंडिंग था। डेवलप कंट्रीज एग्री टू सेट टारगेट फॉर रिड्यूस इन दिस ग्रीनहाउस गैस एमिशन था, तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि डेवलप कंट्री जो होगा अपना कुछ कुछ टारगेट बताएगा कि 2020 तक उनको ये अचीव करना है, क्लियर। अब आया था COP16 पे, कैनकम में हुआ था आपका। ऑल पार्टीज हैव एग्रीड टू रिपोर्ट देयर वॉलंटरी मिटिगेशन गोल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सब जो पार्टी था, सभी कंट्रीज था, उसने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपना वॉलंटरी गोल बताएंगे, ठीक है, मिटिगेशन का गोल। टेक्नोलॉजिकल मिशन, टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट करना है, ठीक है। आप स्टैब्लिश ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश करेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका एडेप्टेशन और फिर मिटिगेशन पे खर्चा किया जा सके, टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया जा सके। एडेप्टेशन फंड बनाएंगे हम लोग। तो ये याद रखना कि एडेप्टेशन फंड का जो कॉन्सेप्ट आया था या फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो किसमें आया था, COP16 में आया था, क्लियर है। ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडेप्टेशन फंड का कॉन्सेप्ट किसमें आया था, कैनकम में, कैनकम, ठीक है। अब देखो ऊपर हमने देख लिया ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये जो देखा ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरा, साउथ कोरिया में। हालांकि पूछता नहीं है बट था बुक में, बड़ा लगा डाल दिया मैं। अब उसका उस सिलसिले में क्या आता है, मैं वॉर्सो में ऊपर भी देखा है, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है, वॉर्सो या फिर आउटकम COP19, मैं देखा था ना भैया यहाँ पे वॉर्सो वाला, वॉर्सो और लिम्का। अच्छा यहाँ पे फिर आई है, ठीक है। तो वॉर्सो जो हुआ था मेरा, COP19 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस पार्टी 19 वॉर्सो में जो हुआ था, उसका क्या क्या आउटकम था।
यहाँ पे ये डिसाइड हुआ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हर कंट्री कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा अपने हिसाब से वो बता दे खुद ही। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये उस समय डिसाइड हुआ था। फ्रेमवर्क फॉर आरईडीडी मतलब क्या होता है आपका, ये मेनली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, कि मान लो कि एक कंट्री है, ठीक। अब कंट्री जैसे एग्जाम्पल अगर वो फॉरेस्ट काटता है तो कंट्री को फायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको रिसोर्सेज मिलता है, लैंड मिलता है, ये सब मिलता है। तो क्या होता है कि आपका यूनाइटेड, ये जो बॉडी है ना आपका, ये क्या काम करता है इस प्रोसेस के थ्रू, अगर आप अपने कंट्री के अंदर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो तो ये आपको उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको पैसे देता है। क्लियर है? इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब अभी खाली ये आपको देखना है क्या, कि आईडीडी के अंदर में क्या होता है कि आप अपने कंट्री के, अगर कोई कंट्री अपने फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करता है या फिर अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाता है, तो वो आईडीडी के थ्रू उसको पैसा मिलता है, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, आपका लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म भी है यहाँ पे आया था, तो ये चीज इसको याद रखना है, बहुत ही शॉर्ट वर्ड में लिखना है, जो आपका हिट करेगा प्री प्री के अंदर वही चीज है एग्जैक्टली, ये सब वन लाइन है, वन टू पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लीमा आउटकम जो हुआ था वो COP20, ठीक। इसमें क्या डिसाइड हुआ था कि डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस रेजिंग कॉल ऑन क्लाइमेट फॉर पुट क्लाइमेट चेंज इनटू सोशल, मतलब ये हुआ था कि भैया आपको अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो स्कूल कॉलेज का जो करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसमें आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करो, ठीक। क्लाइमेट अवेयरनेस करो, अपने डेवलपमेंट प्लानिंग में आपका क्लाइमेट अवेयरनेस करो, ठीक है। नेशनल अडेप्टेशन प्लान अडॉप्ट करो। वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, ये याद रखना कि वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर जो आया था, ये आपका आया था लीमा आउटकम में। अब उसी सिलसिले में COP15 में रहा, 21 में क्या हुआ था, COP21 में हुआ था 2015 में, पेरिस क्लाइमेट चेंज, क्लियर है। इफर्ट्स टू लिमिट टेम्परेचर इंक्रीज इतना इतना, जो मैंने बताया क्या, इसमें ये बोला गया था भैया हम कोशिश करेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो मेरा टेम्परेचर था उसका इंक्रीज में 1.5 के अंदर इसको लिमिट किया जा सके, क्लियर। उसमें एक कॉन्सेप्ट और था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड किया गया, जो कि ऑलरेडी वॉर्सो में सबसे पहला वाला आया था मेरा। डेवलप कंट्री टू प्रोवाइड बाइनियल रिपोर्ट, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार रिपोर्ट देगा ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड्स। इसमें ये बोला गया कि भैया देखो, डेवलप कंट्री ने तो ऑलरेडी इतना सारा पॉल्यूशन करके अपना डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, तो इसलिए डेवलपमेंट कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है उसका ज्यादा मतलब टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ज्यादा आता है कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि ऑलरेडी उसने डेवलपमेंट कर लिया, इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूट हुआ है, ठीक ना। तो मेनली उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा ये हुआ है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ने तो भैया उतना किया ही नहीं है अभी तक इन्वायरमेंटल इमिशन, क्लियर है। तो ये बोला गया कि जो डेवलप कंट्री होंगे वो क्या होंगे, हर साल आपका लगभग $1,000 बिलियन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। एक आपका हुआ था COP22 हुआ था कहाँ पे, मार्केश में, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था उसमें क्या गया, रेटिफाइड किया गया, मतलब हर कंट्री ने वहां पे साइन कर दिया, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी को। तो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी जो आपका था कहाँ पे रेटिफाइड हुआ था, मार्केश में। इसमें क्या हुआ, पेरिस रूल बुक भी डेवलप हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद एक सेट ऑफ ऑर्फन इश्यूज, मतलब ऐसा इशू जो किसी के अंदर, किसी इशू के अंदर में, टॉपिक के अंदर में नहीं आता, उसको भी डील किया गया था यहाँ पर। मिड सेंचुरी स्ट्रेटेजी, मतलब 50 साल तक का स्ट्रेटेजी में क्या उस पर काम किया गया था, कि 2025 तक पाथवे तक मेरा क्या, मतलब 2050 तक मेरा क्या अचीव करना है, उसके बारे में बात हुआ था यहाँ पर। उसी सिलसिले में बोन का क्लाइमेट चेंज मेरा होता है कॉन्फ्रेंस COP23, क्लियर है। इसमें क्या हुआ था कि वही एक पास्ट कोल अलायंस, तो क्या हुआ था, एक आपका पावरिंग पास्ट अलायंस बाय यूके एंड कनाडा ने इसको बनाया था, मतलब यह कोल का एमिशन वर्ल्ड वाइड कम करना है, उसके लिए यू ने बनाया था। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्या हुआ कि क्यों ये क्या था, मेनली 2017 में हुआ था, ठीक है। तो हमारे लिए हो सकता है कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा कौन सा होगा, 2000 आपका मान लो 20 या 19 में हुआ ना, 19 20 वाला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज था क्या, कि अलायंस डिक्लेयर दैट द कोल फेज आउट इज रिक्वायर्ड इन OECD एंड EU by 30। तो उसमें ये बोला गया था कि यूरोपियन कंट्री जो होता है ना, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग यूरोपियन एरिया से जो कोल प्रोड्यूस जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम फेज आउट कर लेंगे 2030 तक, ठीक है। उसके बाद जेंडर एक्शन प्लान भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जेंडर एक्शन प्लान, ये बोन क्लाइमेट चेंज में हुआ था, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनस पीपल प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, ओशन पाथवे पार्टनरशिप भी ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, ठीक है। एक तेलोना डायलॉग ये याद रखना, क्या बोन कन्वेंशन में क्या था, क्या तेलोना डायलॉग आया था। तेलोना डायलॉग क्या होता है, तेलोना डायलॉग इज अ प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज इंप्लीमेंट एंड इनहेंस देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब तेलोना डायलॉग क्या था, एक आपका सबमिट था, इसमें ये डिसाइड किया गया था कैसे 2030 तक सभी कंट्री ने जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो बताया है ना, मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो बताया है उन्होंने, उस कंट्रीब्यूशन को कैसे कैसे वो लोग पूरा कर सके, तो उनकी पूरा करने में उसका हेल्प के लिए ये डायलॉग हुआ था, क्लियर है। अब आ गया REDD, यहाँ तक क्लियर है सबका।
हाँ, क्योंकि ये हमारा रिवीजन हो रहा है ना एक टाइप से, तो इतना ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, तो शॉर्ट में जा रहे हैं हम लोग। तो आईडीडी मैंने क्या ऊपर बताया था आपको कि ये मेनली क्या काम करता है कि किसी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट का आप कंजर्व करोगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा देता है। तो आईडीडी क्या, रिड्यूसिंग इमिशन फॉर फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब क्या डिफॉरेस्टेशन रोकना है, फॉरेस्ट को डिजनरेट होने से रोकने का ये काम करता है मेनली। ये मेनली क्या काम करता है, इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट बेटर मैनेज एंड सेव देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये क्या काम करता है, डेवलपिंग कंट्री जो होता है, डेवलपिंग कंट्री जो होता है उनको अपना फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट, मैनेज और सेव करने में हेल्प करता है, ठीक, थस कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लियर है, ऐसा करके वो लोग क्लाइमेट चेंज में हेल्प करता है, क्लियर है, फाइट करने में, क्लियर ये चीज। अब क्या हुआ कि आईडीटी हुआ लेकिन उसका मजा नहीं आया था, तो उनको लगा कि कुछ और करना, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए नया कॉन्सेप्ट वो लोग लाया क्या, REDD+, ठीक है। इसमें उन्होंने नया चीज ऐड किया, इसे होता है ना कॉलगेट वाला कि मजा नहीं आ रहा है नाक में, तब वो लोग चारकोल लेके आया है, उस तो यहाँ पर है REDD+। REDD में उन्होंने क्या किया, एंड इंक्लूड्स इंसेंटिव फॉर पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन। अब मतलब क्या किया, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, पैसा नहीं दे रहा था वो लोग, ठीक है, ये लोग हेल्प कर रहा था, मतलब टेक्निकली प्रोवाइड करवा था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पैसा भी देना स्टार्ट कर दिया। इंक्लूड इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स, ठीक ना, पैसा लिख नहीं सकता ना, वो लोग पैसा दे रहा है तो लोग वर्ड यूज कर रहा है इंसेंटिव। इंक्लूड इंसेंटिव फॉर पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट स्टॉक। अगर एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगा के कार्बन को स्टॉक करो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। Countries that reduce emissions and undertake sustainable management of forest entitled to receive fund and resources as incentive। क्लियर है, ये चीज मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका है, ठीक है, क्लियर है। डीडी में वो लोग आपका हेल्प कर रहा था ये से प्रोटेक्ट करने में, मैनेज करने में रिसोर्सेज को, लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपको एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगा रहे हो आप, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा कार्बन, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया है उसका वो कंजर्व करना है, ठीक है, इसके लिए वो हेल्प करा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एडिशनल फॉरेस्ट लगा रहे हो, तो उस जितना एडिशनल आप लगाओगे वहां पर, ठीक है, उतना आपको वो लोग इंसेंटिव देगा इन मॉनेटरी बेनिफिट। क्लियर है भैया, ठीक है, तो हाँ प्लस, अरे अभी तो बताया, हाँ अच्छा सुन लो, फिर से सुन लो, देखो ये रहा फॉरेस्ट एरिया, ठीक ना, बहुत सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, ये रहा फॉरेस्ट एरिया, ठीक, इसमें ये बोला गया कि ये जो आपका फॉरेस्ट एरिया है ना, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया, इसको कंजर्व करने में हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, मैनेजमेंट का फैसिलिटी आपको देंगे, ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे REDD+ में क्या बोला कि भैया ये तो आपका है ही, लेकिन इसके अलावा आप इतना जितना जोड़ोगे ना फॉरेस्ट, इसके अलावा जितना फॉरेस्ट एरिया जोड़ोगे, तो एक्स्ट्रा फॉरेस्ट एरिया जोड़ो, उसका मतलब क्या है कि आप एक्स्ट्रा कार्बन स्टॉक कर रहे हो। क्लियर है, हाँ, जितना फर्स्ट एरिया एक्स्ट्रा जोड़ोगे, उतना जितना जोड़ोगे उतना मैं आपको पैसा दूंगा, एक टाइप से इंसेंटिव दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो ना, तो ये आपको पैसा देगा। अब देखो बताता हूँ क्या, देखो सिंपल एग्जांपल है, मान लिया जाए मेरे पापा ने मुझे बोला कि जाओ अपना रूम साफ करो, ठीक है, क्लियर, पापा ने बोला अपना रूम साफ करो, मैं गया, पापा ने अपना मेरा रूम साफ करने में मेरा हेल्प कर दिया, ठीक है, मैंने अपना रूम साफ कर दिया, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्लियर। लेकिन क्या पापा ने ये बोला कि एक काम करो, हाँ जाके जो मतलब आपका ठीक है, जाके हॉल साफ कर दो, मैं तुमको बदले में कैडबरी दूंगा, ठीक है, अपना रूम साफ कर ही दिया तुमने, अब जाके हॉल साफ कर दो, मैं आपको बदले में कैडबरी दूंगा, तो वो हो गया मेरा REDD++। क्लियर है अब कॉन्सेप्ट। एक्स्ट्रा काम मतलब क्या, एक्स्ट्रा फॉरेस्ट, एक्स्ट्रा अगर आप फॉरेस्ट या ट्री एरिया बढ़ा रहे हो ना, वहां पे एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। क्लियर है, अब क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल के साथ, भैया एग्जाम्पल कैसा था, भैया एग्जाम्पल कैसा लगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, चलो चलो, नहीं तो आप लोग का आवाज रिकॉर्ड नहीं होता है, वैसे सिर्फ मेरा होता है। भैया ठीक है, क्लियर है तो यहाँ तक, चलो इतना इजी एग्जाम्पल के बाद भी तो क्लियर होना चाहिए, आगे बढ़ते चलो। अब देखो ग्लोबल, हाँ भैया इतना सिंपल एग्जाम्पल अब तो कैसे होगा, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड मेरा, ठीक है,
तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड क्या है मेरा, ये 1991 में स्टैब्लिश हुआ। सब यहाँ पे याद रखना है क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर सेटअप किया था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ग्लोबल फंड जो होता है ना, इंटरनेशनल बॉडी जो भी होता है, वो देखो इतना उसका इतना मतलब फंड किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका बनता है ना, तो क्या होता है 2-3 ऑर्गेनाइजेशन उसको मिलकर बनाता है, ठीक है। क्योंकि मतलब हमारा लोकल मतलब मोहल्ले में बैंक खोलना है ऐसा तो है नहीं, हमको इंटरनेशनल बैंक खोलना है, तो वहाँ पे क्या ज्यादा कैपिटल भी आपको चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल बात है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास तो उतना कैपिटल होता नहीं है, इसलिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आके अपना शेयर परचेज करके उसका फिर कंट्रीब्यूट करता है वहाँ पे। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड जो आपका बना था 1992 के अंदर, इसको किसने बनाया था, वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। किसके साथ मिलकर, यूएनडीपी के साथ मिलकर और यूएन क्लाइमेट प्रोग्राम के साथ मिलकर। क्लियर है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड जो यहाँ पे देखो समझाने लायक कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम मारना पड़ेगा। तो ग्लोबल जो समझाने वाला पोर्शन था वो ऊपर चला गया है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड जो किस किसने बनाने में हेल्प किया, वर्ल्ड बैंक ने, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। इसका 6 फोकल एरिया, ये भी याद रखना पड़ेगा। किस किस एरिया पे फोकस करता है, आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, के ऊपर, इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर, लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर, डिजर्टिफिकेशन के ऊपर, डिफोरेस्टेशन के ऊपर, ओजोन लेयर डिप्लेशन के ऊपर और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर। ये हम आगे डील करेंगे अच्छे से इसके बारे में। इसके लिए भी एक अलग कन्वेंशन हुआ था रोकने के लिए, रोटरडैम कन्वेंशन, वो देखेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया ना। क्लियर क्या भैया, इसमें तो रट्टा ही मारना पड़ेगा थोड़ा सा। वही ये कुछ कुछ आप जुगाड़ लगा सकते, जैसे इन्वायरमेंट हो गया तो इन्वायरमेंट हो गया तो नेचुरल से बात है कि भैया लैंड का बात होगा यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट का बात होगा, क्लाइमेट चेंज का बात होगा, डिजर्टिफिकेशन का बात होगा, ठीक है, ओजोन का बात होगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये किसने आपका मतलब ये बॉडी किसने बनाया, आपका यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने, और किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ठीक है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आपका आईपीसीसी बनाया है। क्लियर ये चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। 1998 में दोनों, इनका मेन मोटिव क्या था, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स विद क्लियर साइंटिफिक व्यू अबाउट क्लाइमेट, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका यही, और ये जो आईपीसीसी बनाया इसका ये मेन मोटिव था कि भैया इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो होता है ना, ये आपका एक टाइप से इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया। इसका मेनली काम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड जो भी क्लाइमेट का रिसर्च होता है ना, उस रिसर्च को पब्लिश करता है, ठीक है। ये खुद को रिसर्च नहीं करता, ये खुद को रिसर्च नहीं करता है, वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च होता है खाली उसी को ये पब्लिश करता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक टाइप से, जिससे गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है अलग कंट्री का, उस रिपोर्ट से आइडिया ले पाए कि भैया अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन क्या है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। याद रखने का चीज क्या है कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया। दूसरा क्या है, ये खुद कोई रिसर्च नहीं करता है, खुद का ऐसा कोई रिसर्च विंग नहीं होता है। हाँ, तो टू प्रोवाइड, ये स्टैब्लिश क्यों हुआ था, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स विद क्लियर साइंटिफिक व्यू अबाउट क्लाइमेट। इसका खुद का इसका जो सेक्रेटरीट कहाँ पर है, डब्ल्यूएमओ, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसी के अंदर इसका सेक्रेटरीट है, हेडक्वार्टर है। क्लियर है ये चीज, जो मैंने बताया, डज नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च नॉट डज इट मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और पैरामीटर्स। ये खुद से कोई रिसर्च नहीं करता, जो मैंने बताया बार बार ये, ठीक है। ये खुद से कोई रिसर्च नहीं करता है, ना ही ये कोई क्लाइमेट को मॉनिटर करता है। ये खाली क्या करता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो जो रिसर्च होता है, ठीक है, जो डेटा इकट्ठा होता है, जो रिसर्च होता है, बस उसी को एक टाइप से पब्लिश करने का काम ये करता है। तो साइंटिस्ट वर्क ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, इसके साथ क्या होता है, साइंटिस्ट वॉलंटरी बेसिस पे काम करता है। रिव्यू टू इंश्योर एन ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट असेसमेंट ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन, ये बस रिव्यू करता है, पब्लिश करता है। क्लियर ये चीज भैया, क्लियर। तो आईपीसीसी ने क्या है कि आपका स्टैब्लिश नेशनल ग्रीन हाउस गैस इंटरवेंशन प्रोग्राम स्टैब्लिश किया था। बेकार सा चीज है, इतना फुद्दू सा इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, लेकिन बुक में था तो लगा इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दिया, जिससे आपको बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं कुछ छूटा मेरा। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ठीक है। अब ग्लोबल फुटप्रिंट क्या होता है आपका, अब फुटप्रिंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया आप चलते हो कहीं पे तो क्या होता है, आपका पाँव का चिन्ह का निशान होता है, एक टाइप से आपका छाप कि आप भैया इस एरिया से आप गुजर चुके हो, ठीक है, या आपका छाप एरिया को आप यूज कर चुके हो, ठीक है। अब क्या होता है, हर ईयर क्या होता है, नेशनल फुटप्रिंट नेटवर्क आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, हर ईयर एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पब्लिश करता है रिपोर्ट, ठीक है। उसके अंदर यही बोला जाता है कि इंसान का क्या है कि जैसे हमारा रिसोर्स है, ठीक, तो इंसान ने इतना रिसोर्सेज को ऑलरेडी यूज कर लिया, इतना रिसोर्सेज को ऑलरेडी यूज कर लिया, तो उसको लेकर ये चीज रिपोर्ट पब्लिश करता है। और डिटेल में बोला जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या होता है कि नेचर, हमने पढ़ा था ना कि इन्वायरमेंट का क्या होता है, इन्वायरमेंट अपना खुद को बैलेंस रखने में सक्षम है, ठीक ना, वो खुद को अपना एक
बैलेंस में रखता है क्या, कि मतलब जितना आपका इन्वायरमेंट के अंदर आपका जितना एक साल के अंदर इन्वायरमेंट क्या, ठीक ना, जितना वो प्रोड्यूस करता है, जितना वो मतलब मान लो बनाता है, उतना जितना खत्म कर रहा है उतना बनाता भी है, ठीक है। इसके हिसाब से अपना एक बैलेंस मेंटेन करता है। क्लियर इन्वायरमेंट, क्लियर है। ये मैंने हमने देखा था, इन्वायरमेंट अपना बैलेंस मेंटेन करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट से मान लिया जाए कि इन्वायरमेंट है आपका एक साल के अंदर, मान लिया जाए कि आपका एक दिन में, मान लो एक दिन में कुछ एक चीज बना रहा है, ठीक है, और एक दिन में एक चीज को खत्म कर रहा है। इसका मतलब क्या, 365 दिन में 365 चीज वो बना रहा है और 365 दिन को 365 दिन खत्म कर रहा है। क्लियर, इसके साथ वो बैलेंस बना के रखा है अपना, ठीक है। क्लियर है। हाँ, अब प्रॉब्लम तब हो जाता है जब, हाँ अब जब प्रॉब्लम तब हो जाता है जब ह्यूमन आया, मान लो ह्यूमन आया, ठीक, उसने क्या किया कि भैया अब ह्यूमन इसमें तो कुछ नहीं कर सकता है, वो प्रोड्यूस तो कुछ कर नहीं सकता ना ह्यूमन तो आके, वो सिर्फ क्या कर सकता है, जो आपका जो आउटपुट है उसको उसका रेट बढ़ा सकता है। क्लियर ये चीज। जो है प्रोडक्शन में तो कुछ इंक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है, ना डिक्रीज कर सकता है, मतलब डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज तो नहीं कर सकता है वहां पे, लेकिन इसका जो आपका आउटपुट है पेड़ का या इकोसिस्टम का, उसको इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है। हो क्या रहा है हर साल कि जो पेड़ का एक साल में जितना बनाता था या नेचर एक साल में जितना बनाता था, जितना एक साल में खोता था, वो बैलेंस करके रखता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्यूमन ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो खोने का रेट है ज्यादा हो गया आपका। क्लियर है। तो ये रिपोर्ट में ही बताया जाता है कि पहले क्या होता था कि आपका खोने का रेट बढ़ रहा है, इसलिए क्या एक साल में जो आपके पास रिसोर्सेज पहले जितना था, अब वो हर साल कम हो रहा है। मतलब अगर मान लो 10 साल पहले नेचर अगर मान लो एक साल के लिए कुछ बना देता था, ठीक है, जितना मतलब produce करता था, जितना डिस्ट्रक्ट होता था, एक साल के लिए हो जाता था। अब क्या, सिर्फ जितना नेचर बना रहा है उसे 10 महीने के लिए आपका सफिशियंट है, 9 महीने के लिए सफिशियंट है। अगर 9 महीने से ज्यादा आप यूज करो, इसका तो क्या है, अगले साल का आप कोटा यूज कर रहे हो नेचर का। समझ में आ गया ये चीज भैया। ठीक है, ये चीज करोगे। अब देखते हैं, अब मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक ईयर में, सिल्वी कल्चर क्या होता है, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट्री। मतलब फॉरेस्ट के अंदर ट्री प्लांटेशन का जो कल्चर मतलब तरीका होता है, उसको लोग सिल्वी कल्चर कहते हैं। अब ट्रॉपिकल एरिया देख ले, ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, हमने क्या देखा था, यहाँ पे गेहूं वगैरह अच्छा होता है, ठीक है, टेम्परेट एरिया में गेहूं होता है, ट्रॉपिकल तो राइस वगैरह अच्छा होता है। तो ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे इंडिया है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, ग्रो क्रॉप वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। कौन कौन सा क्रॉप यहाँ पे होता है, जैसे राइस हो गया हमारा इंडिया में, शुगर केन हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली आता है यहाँ से। टेम्परेट क्रॉप कौन सा हो गया, हमने क्या देखा था, वीट हो गया, मेरा टेम्परेट क्रॉप होता है। तो वीट हो गया, ओट्स हो गया, ग्राम हो गया, पोटैटो हो गया। वीट्स हमारा कहाँ से आया इंडिया में, तो इंडस वैली में भी था, लेकिन अल्टीमेटली आपका वीट के लिए फेमस है आपका, जो वर्ल्ड का जो बेकरी कहा जाता है वो कहा जाता है यूएसए को एक टाइप से, क्योंकि वीट वहां पे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। ओट्स, ग्राम, पोटैटो, पोटैटो इंडिया में कहाँ से आया, यूरोप से आया है। एक अगला हमारा चीज क्या है, मोलासेस यूज फॉर अल्कोहल एंड ईस्ट फॉर्मेशन। मोलासेस जो होता है मेरा किस में यूज होता है, अल्कोहल और ईस्ट फॉर्मेशन में। मोलासेस आता कहाँ से, तो ये समझो। हाँ भैया। हाँ हाँ, शुगर के, हाँ हाँ, अब क्या होता है, गन्ना होता है मेरा, गन्ना गन्ना फैक्ट्री में जाता है, तो क्रशिंग होकर उससे क्या होता है, शुगर बन जाता है, चीनी बन जाता है, बाद में उसका रॉ मटेरियल होता है या फिर वेस्टेज जो होता है, उससे बाद में मोलासिस बनता है हमारा। तो ठीक है, वो जो बनता है उससे मेरा क्या क्या यूज होता है, उसको हम लोग अल्कोहल में बनाने में या ईस्ट फॉर्मेशन में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो उसको सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, तो अल्कोहल है तो सैनिटाइजर में यूज हो ही जाएगा मेरा। तो और दूसरा एक और मतलब क्या होता है, उसी प्रोसेस में क्या होता है, गन्ना से एक और वेस्ट मटेरियल में निकलता है क्या, बैक्सेस निकलता है, ठीक, उसको हम लोग यूज करते हैं पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में और फ्यूल के तौर पे। क्लियर है। तो मतलब गन्ना जो होता है, सुगरकेन जो होता है, उससे मेरा दो बाय प्रोडक्ट निकलता है, एक मोलासिस और बेसिस। ठीक है, तो मोलासिस को हम लोग अल्कोहल और ईस्ट फॉर्मेशन में यूज करते हैं, और बैगेस को यूज करते हैं पेपर मेकिंग और फ्यूल में। क्लियर है ये चीज। नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन अ पीस ऑफ लैंड पर एनम इज क्रॉप इंटेंसिटी। मतलब क्या कि भैया एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर लैंड में आप कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर, मतलब एक क्रॉप कल्टीवेट करोगे, उसका होगा क्या, क्रॉप इंटेंसिटी। क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, गार्डन लैंड फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप विथ सप्लीमेंटल इरिगेशन बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज। बेकार चीज है। मतलब क्या होता है गार्डन लैंड फार्मिंग, क्या होता है सिंपल, कि आप गार्डन टाइप क्या होता है, क्रॉप लगाया आपने, ठीक है, और साथ में उसको इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, कहाँ से, अंडरग्राउंड सोर्सेज से। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या होता है, प्लांट जो होता है उसको ग्रो करने के लिए दो टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। कौन कौन सा, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब मोटे तौर पे चाहिए, छोटा मोटा ये होगा माइक्रो वाला।
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन उसको चाहिए चाहिए, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्लियर है, ये आपको याद रखना, कोई वो नहीं है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है मेरा, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे करता है आपको ये दो वर्ड को लेकर, मैग्नीशियम और मैंगनीज को लेकर। कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, सॉइल जो होता है ना उसको हम लोग 5 प्रोफाइल में डिवाइड करते हैं या 5 हॉरिजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर, ये कोई हार्डकोर रूल नहीं कि हर सॉइल के अंदर 5 प्रोफाइल होगा ही। ठीक है, there are 5 master horizon in soil profile, not all soil profile contain horizon, so soil profile differ from one location to another। ठीक है, अब सॉइल को जनरली हम लोग 5 हॉरिजन में डिवाइड करते हैं, बट ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं कि हर सॉइल में ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए होता है उसका लेयर होता है या हॉरिजन, नंबर ऑफ हॉरिजन जो उसका होता है वो डिपेंड करता है उसके लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अब सॉइल का टाइप, एक सॉइल का टाइप क्या है मेरा, लोमी सॉइल, सबसे अच्छा एग्रीकल्चर के लिए सॉइल में माना जाता है। अ टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट रहता है। ठीक, एंड ड्रेनेज फॉर कल्टीवेशन और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो लोमी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है मेरा। ठीक है, एक ईयर में क्वेश्चन आया था एलियोपैथी वाला। तो एलियोपैथी क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ओवर द अदर क्रॉप। अगर मान लो एक प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में, और मान लो दूसरा प्लांट भी है, तो इस प्लांट का हो सकता है ये प्लांट कुछ ऐसा टॉक्सिक निकालता हो या फिर कुछ ऐसा चीज हो रहा हो इस प्लांट, इस एरिया में, इस इकोसिस्टम में कुछ ऐसा ये प्लांट रोल प्ले कर रहा है, इसके कारण कि इसके कारण बाकी जो प्लांट को कुछ खतरा महसूस हो रहा हो। ठीक है, तो वही हार्मफुल इफेक्ट कर रहा होगा, तो इस प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे फिर, एलियोपैथी। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ओवर द अदर क्रॉप, ठीक, स्पेसिस थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द रूट और द डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। क्लियर है, चाहे इसके रूट से हो चाहे इसको डिकम्पोज करने का जो टॉक्सिक गैस बने उससे। क्लियर है, तो जो गंध फैलाएगा उसको हम लोग कहेंगे एलियोपैथी। क्लियर बात, सिंपल सा बात है, क्लियर है भैया यहाँ तक। अब ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, आज ये कंप्लीट करेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं कि कंटिन्यू करें। अरे ये क्या है? अच्छा एक सेकंड भैया। तो एलियोपैथी क्लियर हो गया मेरा। अब आता है मैं काउंटर फार्मिंग। अब क्या होता है देखो, ये मेनली क्या होता है, ये मेरा जो तरीका है, ये मेनली क्या होता है, सॉइल इरोजन को या फिर वाटर इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, कैसे रोकते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि ये खेत रहा, ठीक है, ये खेत रहा, इसमें क्या करता है साइड में हम लोग थोड़ा थोड़ा मिट्टी का ऊंचा ऊंचा टाइप का बना देते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर ज्यादा पानी जमा हो जाए तो सॉइल बह के चल ना जाए। क्लियर है, सॉइल मतलब पानी से बह के कहीं इरोड ना हो जाए। ठीक है, तो काउंटर फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग प्रैक्टिस और प्लगिंग अक्रॉस अ स्लोप। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, देखा ये आपने स्लोप देखा, ये चीज स्लोप आपने देखा होगा इमेज टाइप का, अब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, अरे देखा ना भैया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या, पास यहाँ पे काउंटर बना देता है थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा टाइप का, जिससे पानी जो बह के नीचे ना चले जाए, पूरा सॉइल जो बह के नीचे ना चले जाए। क्लियर है, काउंटर फार्मिंग कहाँ होता है, आपका आपका स्लोप में होता है। ठीक है, एक मेरा क्या होता है हेलियोपाइट्स। अब पाइप का मतलब क्या कि कहीं ना प्लांट, ठीक ना, जहां पाइप वर्ड आ जाएगा, पाइप वर्ड वहां मतलब प्लांट। तो हेलियो प्लांट क्या होता है, प्लांट ऑफ सन लविंग स्पेसिस, मतलब ऐसे इसमें क्या होता है हेलियो प्लांट्स का, तो ऐसा स्पेसिस होता है जो कि सन से प्यार करता है। ठीक ना, मतलब सूरज की तरफ रिस्पॉन्स करता है आपका। ठीक है, सन की तरफ रिस्पॉन्स करता है, जैसे आपका मतलब सनफ्लावर हो गया। ठीक है, उससे बहुत सा प्लांट ऐसा होता है जो कि सन का रोशनी की तरफ आपका अट्रैक्ट करता है, वो ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में ही करेगा। एक दूसरा क्या होता है टाइप में, क्या होता है जियोट्रोपिज्म, मतलब क्या होता है ये प्लांट जो होता है ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करेगा, मतलब क्या हमेशा उसका वो जो हमेशा नीचे ग्रेविटी जहां रहेगा वहां पे झुके रहेगा वो। क्लियर है, अगला टॉपिक में आता है ह्यूमस का, यहीं तक छोड़ देते हैं आज करके, ज्यादा हो रहा है मेरे को लग रहा है, मेरे को ज्यादा नहीं हो रहा, मैं तो पूरा कर दूंगा बैठ के, लेकिन आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगा फिर ना। ह्यूमस क्या होता है मैंने क्या बताया था अल्टीमेटली, देखो ये रहा आपका प्लांट, ठीक, इसका पत्ता डिग्रेड होगा, गिरेगा। ठीक है, ये पत्ता गिरेगा या प्लांट गिरेगा अपना। ठीक है, तो प्लांट का रिमेन्स हो गया चाहे एनिमल्स का रिमेन्स होगा, ये क्या काम करता है हमने क्या बताया था कि मेरे जो डिकम्पोजर्स होता है, ये क्या काम करता है आपका कि आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो, ठीक है, जैसे पत्ता हो गया, चाहे प्लांट वेस्ट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो, वेस्ट मतलब डेथ बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या आता होता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। क्लियर है, तो डिकम्पोजर्स का काम करता है आपको इस ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में मतलब
क्लियर है? डिकम्पोजर्स क्या काम करता है कि हमारा प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में आपको कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो मेरा सॉइल के अंदर मिक्सअप होकर आपका सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ा दे। ठीक है, तो वही है। ह्यूमस क्या होता है? अ ब्राउन और ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस consisting of partially or wholly decayed vegetable or animal matter that provide nutrition for plant and increase the ability of soil to retain water। क्लियर है? तो मतलब ह्यूमस जो होता है मेरा क्या होता है, फुली आपका इनऑर्गेनिक नहीं होता है। ह्यूमस क्या होता है कि हाफ ऑर्गेनिक या पार्शली डिकम्पोज होता है। ठीक है, पार्शली। अगर डिकम्पोज हो जाएगा तो इनऑर्गेनिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसलिए ब्राउन और ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस consisting of partially or wholly decayed vegetable or animal matter that provide nutrients for plant। ठीक है, तो यही क्या चीज होता है? ठीक है ना? तो अल्टरनेट याद ही रखना, ह्यूमस जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा चीज है। क्लियर है? जितना अच्छा ह्यूमस होगा आपका उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्लियर? तो आज का लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? पुडलिंग। पुडलिंग क्या होता है? इट इज अ प्लगिंग ऑपरेशन कैरिड आउट ए स्ट्रिंजेंट वाटर कंडीशन। मतलब क्या, ये आपका स्टैंडर्ड वाटर क्या होता है? ठहरा हुआ पानी। ठीक है, ये एक प्लगिंग मेथड होता है, ऑपरेशन होता है या प्लगिंग मेथड होता है, जिसमें कि आपको जो प्लगिंग होता है, आपका जो जुताई होता है ना, जुताई, खेत का जुताई, वो क्या होता है? एक ठहरा हुआ पानी में होता है आपका। ठीक है, जैसे खासकर राइस आपका देखते हैं ना, वैसा राइस फील्ड में। ये एक्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है वैसे। अब नेक्स्ट क्लास में एक्ट वगैरह देख लेंगे। ठीक है, आज हमने क्या देखा? इंटरनेशनल कन्वेंशन देखा है। ठीक है, तो साहब इंटरनेशनल कन्वेंशन को रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो चीज मैंने बोला उसको याद रख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्ट वगैरह देख लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा आज क्लास था, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है मेरा इंटरनेशनल कन्वेंशन से आता ही आता है। ठीक है, से आता ही आता क्वेश्चन है। उसके बाद जहाँ से ज्यादा आता है वो एक्ट से आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्ट वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म।